दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप तो हर बार चिकन आउट कर जाते हैं, लेकिन मैं चिकन आउट कभी नहीं करता, हर साल नहीं करता हूँ। इस साल का जो मेरा टारगेट था मार्केट का 27,000 का, मुझे लगता है वो इस साल अचीव अभी भी होगा, चाहे मार्केट अभी 22,300 पे चल रही है। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्केट का बॉटम बन चुका है और इस वीडियो के एंड तक मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसा मुझे क्यों लगता है। सबसे पहले आप इस पे नजर डालिए। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने 12 बार ये क्लेम किया है कि हम इस वॉर को जीत चुके हैं और इस तरीके की आपको वार्तालाप देखने को मिला होगा। 26 ऑफ मार्च को क्या बोला था? डिफीटेड दे कांट मेक अ कम बैक। जस्ट 2 days अर्लियर 24 मार्च को क्या बोला था? वी हैव वन दिस वॉर हैज बीन वन। उसके अलावा मार्च 23 को, मार्च 13 को, मार्च 12 को और उसके पहले अगर आप देखोगे तो मार्च 11 को, मार्च 9 को, मार्च 2 को, यानी कि 28 को तो वॉर स्टार्ट हुआ था और फरवरी का महीना 28 का ही था। उसके बाद 1 मार्च, 2 मार्च, 2 दिन के अंदर वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि हम यहाँ पे जीत चुके हैं और कोई भी नहीं जीत सकता था। नोबडी एल्स कुड हैव डन दिस बट मी। लेकिन दोस्तों, सबसे रिसेंटली जो यहाँ पे सुनने को मिला है वो है क्या? नीचे आप देखिए। इफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज नॉट इमीडिएटली ओपन फॉर बिजनेस, वी विल कंक्लूड आर लवली स्टे इन ईरान। अभी तक धमकियां मिल रही थी, टाइमलाइन मिल रही थी, 48 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर अगर ये नहीं किया तो हम ये कर देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला तो हम आपके ऊपर आग बरसा देंगे। और फिर उसके बाद 5 दिन की मोहलत, 10 दिन की मोहलत, सारी चीजें वन साइडेड खुद से ही कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैंने रेड में मार्क कर रखी है, उस पे आपको ध्यान देना चाहिए कि अब यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए भी जो धमकी आ रही है वो धमकी शॉर्ट टर्म है। यहां पे वो कह रहे हैं कि अगर आपने नहीं भी खोला तो हम आपके ऊपर की इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट तो करेंगे लेकिन अपने स्टे को कंक्लूड कर देंगे। आप नीचे ध्यान से पढ़िए। वी विल कंक्लूड आर लवली स्टे इन ईरान बाय टारगेटिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर। की इंफ्रास्ट्रक्चर की धमकी जरूर दी जा रही है कि बाई चांस ईरान जाते जाते हमारी धमकी से डर जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे तो अच्छी बात है। जो इज्जत खराब हुई है पूरी दुनिया में वो थोड़ी सी बच सकती है। लेकिन यहाँ पे उन्हें पता है ईरान इज वेरी डिटरमाइंड, ईरान यहाँ पे हार मानने वाला नहीं है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे खुद से ही अपनी तरफ से एंड कर दिया है कि हम ये सारी चीजें टारगेट करने के बाद वी विल कंक्लूड आर लवली स्टे इन ईरान। इसके अलावा ये देखिए, लेटेस्ट आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है कि भाई अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो खोलने का प्लान था, देखिए सबसे ज्यादा इश्यू जो यूएस और इजराइल को यहाँ पे सबसे ज्यादा था, स्पेशली यूएस को। एक ही लेवरेज था ईरान के पास, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करके बैठा था और उससे पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ रहा था। अब ग्लोबल इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, इंक्लूडिंग यूएस के अंदर भी गैसोलीन और डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो जनता के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, जनता के अंदर आक्रोश आ जाएगा और पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में भी आक्रोश आएगा, जिसकी वजह से ट्रंप के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा था। जिसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए ही या तो यूएस नेवी एस्कॉर्ट करे, ये प्लान बनाया जा रहा था, या तो बूट्स ऑन ग्राउंड लाए जाएं, वहां पे जो उनका खार्ग आइलैंड है उसके ऊपर कब्जा किया जाए और फिर उसको एज अ लेवरेज यूज किया जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अगेंस्ट। ये प्लान था। अब ये जो दोनों ही प्लान है ये बहुत ही खतरनाक हैं। अगर वो खार्ग आइलैंड पे जाते हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड करते हैं तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज के चांसेस हैं। अगर वो नेवी से एस्कॉर्ट कराते हैं शिप्स को तो वो बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। वहाँ पे उन्हें बहुत सारे मरीन्स और बहुत सारे अपनी नेवी को बुलाना पड़ेगा और उसके बाद भी अटैक्स के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। आपको एयर सपोर्ट भी चाहिए, आपको नेवी का सपोर्ट भी चाहिए, वो भी आसान काम नहीं है। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं जो वो सबसे अच्छा करते हैं, टाको मोमेंट आ गया है यहाँ पे। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट और यहाँ पे ट्रंप दोबारा से चिकन आउट कर रहे हैं और कह रहे हैं देखो भाई, हमने ईरान को डिस्ट्रॉय करना था, हमने ईरान को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब रही बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, हम तो नेट एक्सपोर्टर हैं, हम तो क्रूड के नेट एक्सपोर्टर हैं, हम तो प्रोड्यूसर हैं, हमारे पास तो बहुत ऑयल है, हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई नुकसान नहीं है। जिसका नुकसान है वो अपना अपना देख ले। देखिए आप यहाँ पे कि ऑल दोज कंट्रीज दैट कैन नॉट गेट जेट फ्यूल बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, like the United Kingdom, which refuse to get involved, I have a suggestion for you. आप या तो हमसे तेल बाय कर लो, हमारे पास बहुत रखा है, या फिर थोड़ा सा हिम्मत दिखाओ और जाओ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाओ,
अपने नेवी को खतरे में डालो, अपने शिप्स को खतरे में डालो और जा करके ले लो। गो टू द स्ट्रेट एंड जस्ट टेक इट, ऐसा बोल रहे हैं वो यूनाइटेड किंगडम को और बाकी सारी कंट्रीज को जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। ऑल्दो इंडिया का थोड़ी सी अच्छी दोस्ती है ईरान के साथ, तो कुछ शिप्स उनके अभी भी अलाउ किए जा रहे हैं। और नीचे ये भी कहा है कि आपको अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ना सीखना चाहिए और अभी आपको ये सीखने का टाइम आ चुका है। यूएस विल नॉट बी देयर टू हेल्प यू एनी मोर, जस्ट लाइक यू वरंट देयर फॉर अस। जैसे आपने हमारी मदद नहीं की वहाँ पे ईरान के ऊपर अटैक करने में और स्ट्रेट को खोलने में, अब हम भी आपकी मदद नहीं करेंगे इस स्ट्रेट को खोलने में। तो अब यहाँ पे सीधा सीधा आसान भाषा में डोनाल्ड ट्रंप ने सारे कंट्री से कह दिया है कि भाई अपना अपना देख लीजिए, हम तो नेट एक्सपोर्टर हैं, हम तो क्रूड के प्रोड्यूसर हैं, तो हम पे कोई असर पड़ता नहीं है। जिसको असर पड़ता है, जिसका शिप फंसा हुआ है, वो अपनी नेवी लेकर के जाए और वहाँ पे अपने शिप्स को निकाल करके ले आए या फिर ईरान के साथ कोई डील काटे। और नीचे लिखा है द हार्ड पार्ट इज डन, गो गेट योर ओन ऑयल। तो ये जो दोस्तों ट्वीट आया है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। ये ट्वीट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आप रेड में मार्क देख सकते हो, वी विल कंक्लूड आवर लवली स्टे इन ईरान। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एस्केलेशन के चांसेस थे, जो बूट्स ऑन ग्राउंड के चांसेस थे, यही सबसे बड़े डर थे मार्केट्स के लिए कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड जाएंगे तो ये जो वॉर है ये लंबा खिंच जाएगा, और लंबा खिंच जाएगा तो ये जो क्रूड के प्राइसेस हैं ये बहुत टाइम तक एलिवेटेड रहेंगे, जिसकी वजह से ग्लोबल रिसेशन भी आ सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे यूएस का यहाँ पे चिकन आउट मूवमेंट, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप का चिकन आउट मूवमेंट नजर आ रहा है कि अब वो स्ट्रेट को खोलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे हैं। अगर स्ट्रेट को खोलने में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो बूट्स ऑन ग्राउंड के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अगर बूट्स ऑन ग्राउंड के चांसेस कम हो जाते हैं तो एस्केलेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, और एस्केलेशन के चांसेस कम हो जाते हैं तो ये वॉर तो चलता रहेगा। थ्योरेटिकली ये वॉर चलता रहेगा। इधर से ईरान कुछ ना कुछ मिसाइल फेंकता रहेगा, इधर से इजराइल कभी ना कभी उन पे एक दो मिसाइल फेंकता रहेगा। लेकिन लार्जली ये जो वॉर है, ये जो डेली अटैक्स होते हैं, ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। और ये कैसे हो जाएगा? जैसे अभी रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहा है, अभी वहाँ पे वॉर खत्म नहीं हुआ है। रशिया कुछ ना कुछ अटैक करता रहता है यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन रशिया के ऊपर कभी कभी करता रहता है, लेकिन जो इंटेंसिटी है, जो फ्रीक्वेंसी है अटैक्स की, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और धीरे धीरे जो है नॉर्मल लाइफ चालू हो जाएगी दोनों कंट्रीज़ में, जैसे कि यूक्रेन और रशिया में ऑलरेडी हो चुकी है। और उसके बाद आपको ज़्यादा सुनने को भी नहीं मिलेगा। जैसे रशिया यूक्रेन के वॉर के बारे में आप कुछ बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, वैसे ही यहाँ पे भी डस्ट धीरे धीरे सेटल हो जाएगी। यहाँ पे वॉर हैज़ एंडेड इस तरीके की हेडलाइंस देखने के चांसेस अभी एटलीस्ट नियर फ्यूचर में कम है, क्योंकि ईरान हार मानने वाला है नहीं और यूएस मुंह से कहेगा नहीं कि हम हार चुके हैं, वो ऐसे ही कहता रहेगा हम जीत चुके हैं, हमने ईरान को हरा दिया है, अब हम यहाँ से जा रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपना अपना देख लो। तो ऑन पेपर ये वॉर चलता रहेगा। यूएस यहाँ पे विक्ट्री डिक्लेयर कर देगा, ईरान थोड़ा बहुत रोज अटैक करता रहेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एज अ लेवरेज रख के रहेगा। जो बाकी कंट्रीज हैं वो ईरान के साथ डील काटने की कोशिश करेंगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने शिप्स को अलाउ करने के लिए। यूएस और इजराइल के शिप्स के लिए वहां पे बैन रहेगा और ईरान जो है वो अलाउ करना स्टार्ट कर देगा शिप्स को, क्योंकि उसने अब वहां पे टोल सिस्टम चालू कर दिया है। वो पैसे लेगा, अपनी ये जो वॉर की रिकवरी है इसको करेगा और उससे पैसे कमाएगा और वहां पे शिप का जो मूवमेंट है वो चालू हो जाएगा। इस तरीके से ये वॉर जो है मुझे पैन आउट होता हुआ नजर आ रहा है। और बैक चैनल से डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जारी रहेंगे कि बाई चांस कोई अग्रीमेंट रीच हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज ये इस तरीके से चलता रहेगा और काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलसी आ जाएगी आने वाले समय में। तो दोस्तों, मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ा फियर था एस्केलेशन का, मुझे वो यहाँ पे काफ़ी कम होता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यूएस इज़ नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन ओपनिंग दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि एक ब्लॉकर था, जो कि एक बहुत बड़ा लेवरेज था ईरान के पास। वो उस लेवरेज को छोड़ करके ही भागने का प्लान कर रहे हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और ये मार्केट में भी आप देखोगे तो मार्केट को भी समझ आ रहा है। यहाँ पे देखिए गिफ्ट निफ्टी जो है 146 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है, क्योंकि आज निफ्टी तो बंद था लेकिन गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स में भी आप देख सकते हो ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है, डाउ जोन्स के फ्यूचर्स में भी आप लोगों को ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर मैं क्रूड के प्राइस को देखूँ तो क्रूड का प्राइस में भी आप देखो थोड़ा सा फॉल ही देखने को मिल रहा है। ऑल्दो जो क्रूड का प्राइस है वो कल रात ही थोड़ा सा गिर गया था और आज भी एटलीस्ट बढ़ा तो बिल्कुल नहीं है, 0.14% का
गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो ये क्रूड का प्राइस भी अब मुझे थोड़ा सा नॉर्मलाइज होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यूएस ने तो छोड़ दिया है कि हम कुछ नहीं करने वाले हैं उसको खोलने के लिए, और ईरान ने ऑलरेडी वहाँ पे टोल सिस्टम चालू कर दिया है। तो ईरान अपनी डील्स काटेगा बाकी कंट्रीज़ के साथ। किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशंस हैं तो वहाँ पे पैसे कम कर सकता है या ज़ीरो भी कर सकता है, और किसी के साथ नहीं है तो उनसे टोल लेकर के एटलीस्ट शिप का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और जो ऑयल का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्रूड के प्राइसेस अब धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे। विच इज़ वाई मुझे लगता है दोस्तों अब यहाँ पे मार्केट में ऑलमोस्ट बॉटम बन चुका है। अब बॉटम का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से मार्केट 50-100 पॉइंट्स नीचे नहीं गिर सकती है, बट दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अब खरीदने का टाइम आ चुका है। अब यहाँ पे 1-2 ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप का भी कर देंगे, उनकी किसी भी तरीके की कोई पोजीशन होगी मार्केट में उसके अकॉर्डिंग, वो बात अलग है। बट लार्जली मोटा मोटा मुझे लगता है द टाइम हैज़ कम फॉर अस टू स्टार्ट बाइंग, और यहाँ पे ऑलमोस्ट एक बॉटम बन चुका है, इज़ वॉट आई बिलीव। बाकी आपको वही करना चाहिए जो आपको सही लगे, और ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट है। आपको ऐसे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए।